हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस ग्रुप का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साइंस का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, और आप लोगों को बता दें कि ये पेपर 2 वालों के लिए है भाई, सीटेट पेपर 2 वालों के लिए ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है और साइंस ग्रुप वालों के लिए है, ना कि आर्ट ग्रुप वालों के लिए। ओके, और आपको बता दें कि आप लोगों को 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर उपलब्ध है। वहां पर जाइए, आप लोग जी भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व कर ही रहे हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से कौन दो धीमे दहन को दर्शाते हैं? बताइए भाई। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और सी। ठीक है, लोहे पर जंग लगना और श्वसन, ये जो है धीमी दहन को दर्शाते हैं। ओके, लोहे पर जंग लगना और श्वसन दोनों ही रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं धीमी गति से होने के कारण, ठीक है, धीमी गति से होने के कारण इन्हें मंद दहन प्रक्रियाएं भी कहते हैं। लोहे पर जंग खुले स्थान पर ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में लगती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है कौन है भाई? ईस्ट है, शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है या फिर जीवाणु है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार लगभग कुछ मिलीमीटर का होता है। ठीक, ये इसके पास सत्य केंद्रक नहीं होता, कोशिका युक्त होता है। ओके, बैक्टीरिया के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी सत्य केंद्रक नहीं होता है और कोशिका भित्ति जो है कोशिका भित्ति युक्त होता है, मतलब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह एक कोशिकीय सरल जीव है जो सभी जगह पाया जाता है। ओके, और इसकी कोशिका भित्ति मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं, क्या बनते हैं भाई? बताइए। CNG का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और जानते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो ऑप्शन बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, CO2 एवं H2O। ओके, CNG और LPG दोनों गैसों का पूर्ण दहन करने पर CO2 और H2O बनता है। CNG एक प्राकृतिक गैस है, इसमें हाइड्रोकार्बन मिला होता है तथा LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन, पेंटेन आदि मिले होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की ... योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए? मुक्त अंत वाले प्रश्न के उत्तर देने में, या फिर उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, या फिर विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने, या फिर दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने?
बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। ठीक है। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है भाई। बताइए ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है। जूल प्रति किलोग्राम है, या फिर किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम है, या फिर कैलोरी है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ओके, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किसी ईंधन में 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूर्ण दहन करने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूर्ण दहन करने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ... के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है भाई। बताइए, पाश्चुरीकरण, या फिर जीवाणुनाशन, या फिर समांगीकरण, या फिर किण्वन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, किण्वन। ठीक, किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ओके, किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किण्वन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल यानी शराब का निर्माण किया जाता है। गन्ने की शक्कर की किण्वन प्रक्रिया। देखिए आपको बताते हैं कि किण्वन कैसे होता है। तो ऐसे ही जान लीजिए आप लोग कि गन्ने का रस जो होता है ना, गन्ने के रस पर ईस्ट जो है किण्वन करेंगे। गन्ने के रस पर ईस्ट किण्वन करेंगे तो गन्ने का रस आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, सुक्रोज ही होता है ना। गन्ने का रस C12H22O11 प्लस H2O। ठीक है, एक गन्ने का रस है और गन्ने के रस पर ईस्ट एंजाइम काम करेंगे और गन्ने के रस को बदल देंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर फिर से ईस्ट काम करेंगे और उसे एथिल अल्कोहल में तोड़ देंगे। ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि क्या है भाई, ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, या फिर यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। इस परियोजना का जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक को कहा जाता है तथा थॉमन और लैंग। ठीक है, थॉमन और लैंग लिख दे रहे हैं भाई, थॉमन एंड लैंग के अनुसार
प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के योगात्मक आकलन को डॉट 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 पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए भाई, बताइए। अवलोकन कौशल का आकलन करने, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, या फिर मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशल का परीक्षण करने, या फिर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। ठीक है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर बल देना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की विज्ञान विषय पर रुचि एवं उनकी कठिनाइयों के बारे में पता लगाया जा सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, आहारी रेशे हैं। कौन है भाई आहारी रेशे? कोलेजन रेशों से बनते हैं, या फिर प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। बताइए भाई आहारी रेशे क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। ओके, आहारीय रेशे आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं, मतलब स्वयं नहीं पचने वाले होते हैं, लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में अत्यंत आवश्यक योगदान करते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी वस्तु की कंपनों, ठीक कंपनों भाई, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होगा भाई बताइए। तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, या फिर तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटती है, या फिर उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। ओके, ध्वनि की तारत्व करती है, ठीक है, ध्वनि की तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि की तारत्व अधिक होती है। ठीक है, कंपन की कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि की तारत्व अधिक होती है, तथा कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि कम तारत्व की होती है। अतः यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है तथा उसकी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? बताइए भाई कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, रेयान। ठीक है, रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डॉट 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 की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं भाई बताइए?
विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराना, नहीं भाई। कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना, नहीं भाई। समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने, नहीं भाई। तो फिर विद्यार्थियों को अनुभवी अधिगम उपलब्ध कराने, जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम विद्यार्थियों को अनुभवी अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में शरीर के अंदर पहुंच जाए तो दम घुटने लगता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पहचानना है भाई। भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंपी लेखी यानी सिस्मोग्राफ कहलाता है। और दूसरा है भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। या फिर भूकंपनी है भाई, भूकंपनी तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। ओके, भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तत्पश्चात इससे भूकंप की तीव्रता ज्ञात होती है। ओके, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। बताइए भाई। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। ओके, रूपात्मक आकलन का उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए भय रहित सहायक वातावरण तैयार करना है। ओके, रूपात्मक आकलन का उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए भय रहित सहायक वातावरण तैयार करना है जिसकी प्रकृति निदानात्मक प्रकार की होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति ... के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्या है भाई बताइए। विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने, या फिर कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, या फिर विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, या फिर विद्यार्थियों की अंक संबंधी या फिर अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने।
बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। ठीक है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में सबसे उपयुक्त है भाई। ओके, यह परियोजना करके सीखना, जीवन में सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग द्वारा सीखना आदि सिद्धांतों पर कार्य करती है। इस पद्धति के जन्मदाता सर विलियम किलपैट्रिक हैं। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना सबसे उपयुक्त है। यह परियोजना करके सीखना, जीवन में सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग द्वारा सीखना आदि सिद्धांतों पर कार्य करती है। इस पद्धति के जन्मदाता सर विलियम किलपैट्रिक हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बड़ा है भाई, पढ़ते हैं फिर भी। देखिए, विद्यार्थी ए, बी, सी तथा डी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। चलिए भाई अवलोकन देखते हैं। अवलोकन भी पूरा नहीं आएगा, क्या ही बताएं। देखिए, एक विद्यार्थी का कॉलम है, ये जो है सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव का कॉलम है, और ये सूखे नीले लिटमस पत्र का प्रभाव है। ओके, सबको पढ़ते हैं भाई बारी बारी से। देखिए, ए है, ए विद्यार्थी ने परीक्षण किया, सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव, नीले रंग में बदल जाता है। ओके, लाल लिटमस पत्र नीले रंग में बदल जाता है, लेकिन सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, खाने का सोडा जो है, पहला विद्यार्थी खाने के सोडे को लाल लिटमस पेपर पर रगड़ता है तो लिटमस पेपर जो है नीले रंग में बदल जाता है, लेकिन वही खाने का सोडा जब नीले लिटमस पत्र पर रगड़ता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। पहले विद्यार्थी का परीक्षण था। ओके, और दूसरा विद्यार्थी कोई बदलाव नहीं, यानी खाने का सोडा लाल लिटमस पत्र पर रगड़ा, कोई बदलाव नहीं हुआ, लाल रंग में बदल जाता है, मतलब सूखे नीले लिटमस पत्र पर रगड़ा तो लिटमस पेपर जो है लाल रंग में बदल जाता है। ये दूसरे बालक का परीक्षण है। आगे देखते हैं। तीसरा है, सी है, नीले रंग में बदल जाता है, यानी बालक सी जो है वह जो है खाने के सोडे को लाल लिटमस पेपर पर रगड़ा तो नीले रंग में बदल जाता है, और नीले लिटमस पत्र पर रगड़ा तो लाल रंग में बदल जाता है। और चौथा बालक जो है कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। अब बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किस बालक ने सही परीक्षण किया, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए वाला बालक जो है सही परीक्षण किया। नंबर ए वाला बालक देखिए क्या है, यही है भाई, ए वाला बालक नीले रंग में बदल जाता है, यानी खाने के सोडे को जब बालक ने लाल लिटमस पेपर पर रगड़ा तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है। फिर वही बालक दूसरे नीले लिटमस पत्र पर रगड़ा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए भाई। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को क्या कहते हैं, NaHCO3। ठीक है, ये है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके, बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, अतः जब इसे लाल लिटमस पत्र पर रगड़ा जाएगा तो पत्र नीले रंग में बदल जाएगा, लेकिन जब इसे नीले लिटमस पत्र पर रगड़ा जाएगा तो
लिटमस पत्र पर कोई बदलाव या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में डॉट 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 के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है या दिया जा सकता है। विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने, या फिर सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थी की सहायता करने में, या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में, या फिर लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ा जान लीजिए भाई कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38 है ना। इसमें तो आप लोग जान ही गए, ऑप्शन नंबर बी सही है। विज्ञान में सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक कार्य पर विशेष बल दिया जा सकता है या विशेष बल दिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है भाई बताइए। महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, या फिर अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, या फिर तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख कारण है कि विद्यार्थियों के अंदर तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास हो तथा उसे दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का हल करने में सक्षम बनाना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक डॉट 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 के उपचार में प्रभावी है। किसके उपचार में प्रभावी है भाई। इन्फ्लुएंजा के उपचार में, हेपेटाइटिस ए के उपचार में, या फिर डेंगू या फिर हैजा के उपचार में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, हैजा के उपचार में। ठीक है, प्रतिजैविक का उपयोग हैजा के उपचार में किया जाता है। हैजा एक संक्रामक रोग होता है या वाइब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ओके, प्रतिजैविक का उपयोग हैजा के उपचार में किया जाता है। हैजा एक संक्रामक बीमारी है और यह बीमारी यानी हैजा बीमारी जो है वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट यानी बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट डॉट 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 सुपरिचित प्रकार है। किसका सुपरिचित प्रकार है भाई। रेयान यानी कृत्रिम रेशा का, या फिर पॉलीएमाइड का, या फिर पॉलिएस्टर का, या फिर एक्रेलिक का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पॉलिएस्टर का। ओके, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पैट एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डॉट 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 पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भाई। पदार्थ और मोटाई, या फिर पदार्थ लंबाई मोटाई, या फिर पदार्थ और लंबाई, या फिर लंबाई और मोटाई। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, पदार्थ लंबाई और मोटाई। ओके, जब
धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा H चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। चालक का प्रतिरोध है R बराबर रो L अपान A होता है, जहाँ रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है और L चालक की लंबाई और A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए ... खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भाई? आयोडीन एवं फ्लोरीन की, या फिर लौह एवं आयोडीन की, या फिर लौह एवं कैल्शियम की, या फिर सोडियम एवं पोटेशियम की। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, लौह एवं कैल्शियम की। ठीक है, मांसपेशियों की सुचारू क्रियाओं के लिए लोहे एवं कैल्शियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण बनती हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मीथेन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन जलवाष्प। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 144 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा इसे रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह प्रभाव पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें इसके लिए उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताज़े चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन ... के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है भाई? विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, या फिर चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, या फिर चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों यानी गंदगी, या फिर अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, भारी भरकम क्वेश्चन आ गया। चलिए पहले क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। देखिए, विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप से सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? बताइए भाई। चलिए देखते हैं पहले सारणी कौन सा है। देखिए, एक बालक है, वो जो है ये सभी परीक्षण किया है। देखिए, केस है, परीक्षण विलयन है और
लाल लिटमस पत्र है और नीला लिटमस पत्र है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। ठीक है, पढ़ते हैं भाई। फर्स्ट केस में परीक्षण जो है NaCl, ठीक है, तो लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। नीले लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन, जी नीला लिटमस पत्र जो है वह लाल हो गया। और क्या है, अम्लीय है, मतलब पहले परीक्षण में बताया बालक। अब दूसरा परीक्षण देखिए, बी परीक्षण है, चूने का पानी, लाल लिटमस पत्र नीला हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या उदासीन है। आगे देखते हैं, देखिए सी वाला है, सिरका, लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नीले में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उदासीन है। और चौथा है कपड़े धोने का सोडा, ठीक, कपड़े धोने के सोडे से लाल लिटमस पत्र नीला हो गया और नीला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये क्षारीय है। अब बताइए भाई, इनमें से कौन सा परीक्षण जो है बालक ने सही परीक्षण किया है, आपको बताना है भाई। बताइए कौन सा परीक्षण बालक ने सही परीक्षण किया है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, डी कपड़े धोने का सोडा, लाल लिटमस पत्र जो है नीला हो गया, कपड़े धोने के सोडे से लाल लिटमस पत्र नीला हो गया और नीला लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसका ये जो है क्षारीय है। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, कपड़े धोने के सोडे के विलयन को लाल लिटमस पेपर पर डालने पर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तथा नीले लिटमस पेपर पर डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इससे स्पष्ट है कि कपड़ा धोने वाले सोडे की प्रकृति क्षारीय है। ओके, क्या ही बताएं भाई, अजीब हैं लोग। देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं आप लोग, डीजे बजना स्टार्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, इसे भी फटाक से कर लेते हैं भाई। क्या ही बताया जाए भाई, डिस्टर्ब करके रख दिए सब लोग। चलिए ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन हैं गिन के, ठीक है, फटाक से कर लेते हैं। और आप लोग गाने को सुनते सुनते, आनंद लेते लेते और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या ही बताएं भाई, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा गाने का भी आनंद लीजिए आप लोग। अब क्या ही किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? बताइए भाई, विद्यार्थियों में विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, या फिर प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, या फिर विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, या फिर क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। ठीक है, विद्यार्थी में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है कि वे प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करें, क्योंकि प्रयोगशाला कार्य करते समय छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, या फिर व्याख्यान कम
निदर्शन पद्धति या फिर दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति या फिर व्याख्यान कम चर्चा पद्धति? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। ओके। शिक्षिका को शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशल के अधिक अर्जन पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग करना उचित रहेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी, विलयशील, नाइट्रोजन यौगिक या फिर फलीदार पादप सहजीवी तने की ग्रंथि या फिर जड़ों की ग्रंथि घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप। ओके। राइजोबियम एक मृदा जीवाणु है, ठीक है। राइजोबियम जो है एक मिट्टी का जीवाणु है या मिट्टी का बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों के जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। राइजोबियम दलहनी फसलों में प्रयोग होने वाला एक जैव उर्वरक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन। और देखिए, एक प्रयोगशाला तापमापी यानी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य कि तापमापी ... तक उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 55.2 डिग्री सेल्सियस या फिर बी है 55.25 डिग्री सेल्सियस या फिर 55.1 डिग्री सेल्सियस या फिर 55.5 डिग्री सेल्सियस? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 55.2 डिग्री सेल्सियस। ओके। एक प्रयोगशाला थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। तब एक छोटे भाग का 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब है कि तापमापी 55.2 डिग्री सेल्सियस तक उचित रूप से माप सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो थे विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।